नई दिल्ली में एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। पीएम मोदी के मन की बात का 122वां कार्यक्रम। देश की सुरक्षा और आम लोगों की ताकत का जिक्र। पीएम मोदी ने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के पराक्रम की सराहना की। और पीएम मोदी के मन की बात का 122वां एपिसोड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी मन की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आज मीटिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि इसमें गुड गवर्नेंस के मुद्दों पर विचार किया गया। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तो देखिए, एनडीए दल की बैठक हुई है और ये बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में ये बैठक की गई है, जहां पर 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे और तमाम राज्यों की जो समस्याएं हैं और उनको तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। और मीटिंग की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे से लेकर आम लोगों के ताकत का भी जिक्र किया है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सैनिकों द्वारा दिखाए गए पराक्रम की सराहना की, जिसने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है और कई दिलचस्प विषयों पर भी जानकारी साझा की है, जिसमें महाराष्ट्र का एक गांव जहां पहली बार बस पहुंची है, शेरों की बढ़ती आबादी, सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और ड्रोन दीदी शामिल है। प्रधानमंत्री ने शहद उत्पादन और मधुमक्खियों को बचाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है
कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है। वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत। जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। साथियों, बस से कहीं आना जाना कितनी सामान्य बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहां के बच्चों में साइंस का पैशन है। वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में छठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज
शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं लायंस, शेरों से एक बड़ी अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूं। पिछले केवल 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 674 से 891। लायन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहित करने वाली है। साथियों, आप में से बहुत से लोग यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये एनिमल सेंसस होती कैसे है। ये एक्सरसाइज बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लायन सेंसस 11 जिलों में 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में की गई थी। सेंसस के लिए टीमों ने राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे इन क्षेत्रों की निगरानी की। इस पूरे अभियान में वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों किए गए। इससे पूरी बारीकी से शेरों की गिनती का काम पूरा हो सका। साथियों, एशियाटिक लायन की आबादी में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि जब समाज में ओनरशिप का भाव मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दशक पहले गीर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 2-3 दिन पहले ही मैं पहली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में गया था। उससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के सामर्थ्य को समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भी मनाया था। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहां का सामर्थ्य, वहां का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पेशे से वो वेटरनरी डॉक्टर है और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने सोचा क्यों न बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर का। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ा और इसे बनाया एक सोशल एंटरप्राइज। अब उनके यहाँ केवल कपड़े नहीं बनते, उनके यहाँ जिंदगियां बुनी जाती है। वे लोकल लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। डॉक्टर भूटिया ने सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। डॉक्टर भूटिया का काम हमें सिखाता है कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाए
तो वो दुनिया को कितना लुभा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है जीवन जोशी। उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। जी हां, आपने सही सुना। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही है। साथियों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही है। नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक व्यक्तिगत रूप से गांव का दौरा करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और उसके अनुसार समाधान प्रदान करेंगे। 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।
दिल्ली मन की बात के 122वें एपिसोड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात वास्तव में लोगों की आवाज बन गया है। यह हर बार व्यापक जानकारी और नई सीख प्रदान करता है और आज प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की है। उन्होंने बिहार में खेलो इंडिया कार्यक्रम पर प्रकाश डाला, जिसमें 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और मधुमक्खी पालन के बारे में भी बात की है। की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वो कार्यक्रम है जो अब जन की बात बन चुका है। इतनी बड़ी जानकारी देने वाला ये कार्यक्रम जिसमें ऐसी हर बार नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात की, वहां से स्वदेशी की बात की, वहीं सिक्किम के डॉक्टर भूटिया जिस तरह से क्राफ्ट की बात की उसका जिक्र उन्होंने किया। खेलो इंडिया का जैसे आपने जिक्र किया कि बिहार में जिस तरह से खेलो इंडिया के खेल हुए हैं उसमें 5000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है और उसी के साथ साथ मधुमक्खी पालन की बात की उन्होंने। और हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में नई जानकारी, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और गिर के जिस तरह से उन्होंने बताया कि एशियाई शेर अब 891 की संख्या में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और समाज के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे, जैसे आज उन्होंने जीवन जोशी का जिक्र किया उत्तराखंड के। एक व्यक्ति अगर किसी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम होकर भी किस तरह से अपना नाम कमा सकता है, ऐसे कई उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत में आते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए तो मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस एक कार्यक्रम की वजह से एक पूरा नॉलेज बैंक पूरी देश की जनता को मिलता है। नई दिल्ली यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आज पूरे शहर में आयोजित की जा रही है। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी सुबह सुबह ही पहुंच गए। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा में ई चार्जिंग स्टेशन में आग लग गई और आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग झुलस गए हैं। झुलसने से लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रविवार सुबह करीब 6:40 पर दमकल विभाग को शाहदरा के मोती राम रोड पर राम मंदिर के पास ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में आग लगने की सूचना मिली। शाहदरा में टीन शेड के गोदाम में आग लगने से 4 लोग घायल हो गए और 2 मजदूरों की मौत हो गई है। गोदाम में गन्ने का जूस बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाले ई रिक्शा रखे हुए थे। घायलों को जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है। किराएदार विनोद राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई जारी है। 23 मार्च 2025 को जैती सोलर प्लांट में हुई कॉपर कॉइल लूट का मामला कंझावाला पुलिस ने सुलझा लिया है। मास्टरमाइंड और स्क्रैप डीलर समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोरी किया गया 445 किलो कॉपर, वाहन और हथियार बरामद किए हैं और इस पूरे मामले पर जांच जारी है। तो वहीं रात भर दिल्ली में भारी बारिश और आंधी के कारण कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कई इलाकों में बड़े पैमाने पर जल भराव हो गया, जिसकी वजह से दिल्ली में रहने वाले लोग बारिश के कई घंटों के बाद भी परेशान हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।